Hello friends, today's our topic is decision making theory। आज हमारा विषय है निर्णय निर्माण सिद्धांत। यह पूर्व के व्याख्यानों से आज एक नया व्याख्यान है, नया टॉपिक आज मैं आपके सामने लेकर प्रस्तुत हो रहा हूँ। निर्णय निर्माण सिद्धांत। निर्णय निर्माण सिद्धांत को समझने से पहले हमें ये जानना होगा कि निर्णय निर्माण सिद्धांत की आवश्यकता संगठन में क्यों होती है। निर्णय निर्माण सिद्धांत की तरह क्या अन्य सिद्धांत भी हैं जो संगठन को संचालित होने में सहायता करते हैं। इसको जानने के लिए हमें डिसीजन मेकिंग थ्योरी की तरह बहुत से अदर अप्रोचेज और थ्योरीज एंड प्रिंसिपल्स भी हैं जिनके बैकग्राउंड के बारे में हमें थोड़ा सा स्पष्ट करना होगा। डिसीजन मेकिंग थ्योरी से पूर्व हम पृष्ठभूमि पर विचार करें तो हमें एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर के बारे में जानना होगा। प्रशासनिक व्यवहार क्या है? एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर प्रशासन के द्वारा किया जाने वाला व्यवहार प्रशासनिक व्यवहार कहलाता है। ऑर्गेनाइजेशन, मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन, जिसके बारे में मैंने मैनेजर अप्रोच के माध्यम से एंड इंटीग्रेटेड व्यूज़ के माध्यम से आपको क्लेरिफाई किया था। यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन, मैनेजमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन तीनों का मीनिंग एक ही स्वरूप से लिया गया है, इसलिए यहाँ एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर की बात कही गई है, प्रशासनिक व्यवहार की बात कही गई है। किसी एडमिनिस्ट्रेशन में, किसी मैनेजमेंट में और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एडमिनिस्ट्रेशन का मीन्स क्या होता है और एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर का मीन्स क्या होता है। जो एडमिनिस्ट्रेटर ऑर्गेनाइजेशन को ऑपरेट करते हैं उनके द्वारा जो अपने कार्मिकों के साथ, पर्सनल्स के साथ, अपने कर्मचारियों के साथ जो व्यवहार किया जाता है उस व्यवहार को ही प्रशासनिक व्यवहार कहा जाता है। व्हाट इज एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर? प्रशासनिक व्यवहार क्या है, जो मैंने क्लेरिफाई कर दिया है। प्रशासनिक व्यवहार का मतलब होता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन के भीतर जो उसके कार्मिक होते हैं उनके साथ आपसी बातचीत और व्यवहार, एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप में, मैनेजमेंट में एंड ऑर्गेनाइजेशन को ऑपरेट करने में, एक्टिविटीज़ में जो बिहेवियर किया जाता है उस बिहेवियर को ही एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर या प्रशासनिक व्यवहार कहा जाता है। इट इज़ बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। यह संगठन का व्यवहार होता है। इसका मतलब संगठन एक टूल्स के रूप में, एक मशीन्स के रूप में काम करता है, लेकिन उस मशीन और टूल्स में जो इक्विपमेंट यूज होते हैं, जो पार्ट्स यूज होते हैं वो ह्यूमन पार्ट्स होते हैं। ह्यूमन बीइंग के द्वारा जो बिहेवियर किया जाता है एज ए एडमिनिस्ट्रेटर, उसी को ही एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर अथवा बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जाना जाता है। एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर इज ए टेक्निक ऑफ मैनेजमेंट। प्रशासनिक व्यवहार क्या है? प्रशासनिक व्यवहार बातचीत करने की एक तकनीक होती है, एक मेथड होता है, पद्धति होती है। अर्थात आपने सामान्य जीवन में भी देखा होगा कि कम्युनिकेशन प्रोसेस की एक टेक्निक होती है। किस तरह से ए पर्सन, बी पर्सन, ए टू बी पर्सन के बीच जो कम्युनिकेशन होता है और अदर सी एंड डी पर्सन्स के बीच जो कम्युनिकेशन होता है उसमें डिफरेंसेज होते हैं, उसमें अंतर होता है। और साफ साफ जो स्पष्ट होता है, एक कम्युनिकेशन बहुत लूप हो सकता है, लूज हो सकता है, कमज़ोर हो सकता है, वीक हो सकता है, जबकि दूसरा कम्युनिकेशन बहुत ही स्किल वाला और इफ़ेक्टिव हो सकता है। इसलिए एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर एक टेक्निक ऑफ मैनेजमेंट, प्रबंधन के संचालन की एक तकनीक होती है। एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर आर अफेक्टेड फ्रॉम 4 मेजर फैक्टर्स सच एज। प्रशासनिक व्यवहार 4 मुख्य कारकों से प्रभावित होता है। बहुत से कारक हैं जिनसे एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर पर उनका घटक का, इम्प्लीमेंट्स का और ऐसे एलिमेंट्स का प्रभाव होता है, परंतु उन घटकों में से, मैनी फैक्टर्स में से 4 फैक्टर्स को यहाँ मैंने शामिल किया है। नंबर 1 इज डिसीजन मेकिंग, सेकेंड इज कम्युनिकेशन, थर्ड कंपोनेंट्स इज लीडरशिप एंड फोर्थ कंपोनेंट्स इज मोटिवेशन। डिसीजन मेकिंग, कम्युनिकेशन, लीडरशिप एंड मोटिवेशन। निर्णय निर्माण, संप्रेषण या संचार, नेतृत्व और अभिप्रेरणा, इन 4 घटकों को एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर में यहाँ शामिल किया गया है। आगे के लेक्चर्स में हम इन 4 कंपोनेंट्स और फैक्टर्स के बारे में स्टडी करेंगे कि वे एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर को किस तरह से प्रभावित करते हैं और उनका विस्तार से विवेचन भी किया जाएगा। तो आइए सबसे पहले हम डिसीजन मेकिंग थ्योरी और मॉडल के ऊपर परिचर्चा करते हैं। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डिसीजन मेकिंग थ्योरी? डिसीजन मेकिंग सिद्धांत, निर्णय निर्माण सिद्धांत का अर्थ क्या है? डिसीजन मेकिंग, मीनिंग ऑफ डिसीजन मेकिंग थ्योरी, निर्णय निर्माण सिद्धांत का अर्थ का मतलब यहाँ हम वर्ड मीनिंग से ले रहे हैं।
वास्तविक अर्थ से लिया जा रहा है कि किससे हम डिसीजन मेकिंग का अर्थ किस बात से लेते हैं। क्या फैमिली में जो डिसीजन लिया जाता है उससे लिया जाता है, क्या एक पर्सन जो निर्णय लेता है उसको भी डिसीजन मेकिंग कहा जाता है, अथवा डिसीजन मेकिंग एक कलेक्टिव प्रोसेस होती है। ऑर्गेनाइजेशन, बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन इज ए कलेक्टिव यूनिट ऑफ मैनी फैक्टर्स, मैनी पर्सन्स, अदर पार्ट्स। इट मीन्स दैट इज ए सिस्टम, वह एक प्रणाली होती है, व्यवस्था होती है। तो क्या एक व्यक्ति का निर्णय प्रक्रिया का हिस्सा है, अथवा बहुत से लोगों द्वारा किया जाने वाला निर्णय ही निर्णय प्रक्रिया का हिस्सा है। इट इज बिकम फ्रॉम लैटिन वर्ड डिसीजो विच मीन्स चूजिंग ए पथ और कंक्लूजन। यहाँ पर देखिए, इट इज बिकम फ्रॉम लैटिन वर्ड डिसीजो। इंग्लिश वर्ड, द टर्म ऑफ इंग्लिश डिसीजन बिकम फ्रॉम लैटिन वर्ड डिसीजो। यह डिसीजो लैटिन शब्द से निर्मित आंग्ल भाषा का शब्द है डिसीजन, जिसका अर्थ होता है निर्णय। विच मीन्स, लैटिन शब्द डिसीजो का अर्थ होता है विच मीन्स चूजिंग ए पथ और कंक्लूजन, एक रास्ते का, एक पथ का चयन करना अथवा किसी निष्कर्ष पर पहुंचना, इसका सही मीनिंग होता है। इसका मतलब है निर्णय से हमारा अभिप्राय है एक अंतिम स्थिति में हम लोग पहुंच जाते हैं, अंतिम निर्णय पर पहुंच जाते हैं, या उपसार का क्या होता है, इस पर पहुंचना ही क्या है, डिसीजन है। नेक्स्ट, इट इज पार्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ। डिसीजन केवल ऑर्गेनाइजेशन का ही पार्ट नहीं है, अपितु ह्यूमन लाइफ का भी पार्ट है। एज ए ह्यूमन लाइफ हम अपने जीवन में बहुत से निर्णय करते हैं, अपनी लाइफ के बारे में, अपने कैरियर के बारे में, अपनी सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में हम डिसीजन लेते हैं। उस डिसीजन पर, निर्णय पर बहुत से कारकों का प्रभाव होता है, इसलिए डिसीजन को ह्यूमन लाइफ का एक हिस्सा माना गया है। ऑर्गेनाइजेशन में एंड एडमिनिस्ट्रेशन में और मैनेजमेंट में भी ऐसा डिसीजन पर्सन्स के द्वारा ही लिया जाता है, जिनको एडमिनिस्ट्रेटर्स के नाम से, मैनेजर के नाम से, और ऑनर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जाना जाता है, मालिक के नाम से जाना जाता है। वो भी ह्यूमन होते हैं, उनके द्वारा ह्यूमन फैक्टर्स के रूप में निर्णय लिया जाता है, मानव तत्व के रूप में वो डिसीजन लेते हैं। डिसीजन मेकिंग इट इज ए कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। निर्णय निर्माण हालांकि बहुत आसान दिखाई देता है, लेकिन निर्णय लेना इतना आसान नहीं है। सही समय पर सही निर्णय अगर लिया जाता है तो संगठन अपनी बुलंदियों तक पहुंच जाता है, और यदि समय रहते कोई व्यक्ति अथवा संगठन का मुखिया अथवा संगठन की टीम निर्णय नहीं ले पाती है तो वह संगठन अपने ऑब्जेक्टिव को किसी भी कीमत पर प्राप्त नहीं कर पाता है, और वह फेलियर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन और फेलियर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। जैसा कि आपको पता होगी 1952 में नेहरू एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान ये निर्णय लिया गया कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम को संचालित करने के लिए कि रूरल एरियाज़ में बेसिक इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए 2 अक्टूबर 1952 में एक रूरल डेवलपमेंट का प्रोग्राम प्रारंभ किया गया, परंतु यह प्रोग्राम फेल हो गया। इस प्रोग्राम को फेलियर के नाम से जाना जाता है, असफल कार्यक्रम के नाम से जाना जाता है, जो भारत सरकार का सबसे बड़ा और पहला कार्यक्रम था, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी ने इस प्रोग्राम को सफल नहीं होने दिया अथवा ब्यूरोक्रेसी ने इसमें रुचि नहीं ली। इसलिए डिसीजन मेकिंग एक कॉम्प्लेक्स प्रक्रिया है, एक जटिल प्रक्रिया है। देन चूजिंग वन कोर्स ऑफ एक्शन अमंग अदर कंपीटिंग कोर्सेज ऑफ एक्शन। इसका मतलब है कि यहाँ ऐसी क्रियाविधि जो प्रतियोगी क्रियाविधि होते हैं उनमें से एक क्रियाविधि का हमें चयन करना होता है। इसका मतलब है डिसीजन मेकिंग में बहुत से अल्टरनेटिव्स होते हैं, इस अल्टरनेटिव्स में हमें प्रेफरेंसेस तय करनी होगी, कौन सी प्राथमिकता है। इन बहुत से विकल्पों में से हमें एक विकल्प का चयन करना होता है। इस डिसीजन मेकिंग थ्योरी के जो मुख्य समर्थक हैं उनमें हर्बर्ट साइमन, पीटर एफ डरकर, C.I. बर्नार्ड, टेरी एंड फ्यूल हैं। साइमन स्टेट्स दैट डिसीजन मेकिंग इज द हार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। साइमन का यह कहना है कि निर्णय निर्माण संगठन की हृदय स्थली होती है या हृदय होता है। डिसीजन मेकिंग इज ए हार्टलैंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, वह संगठन की हृदय स्थली है। इसके अलावा साइमन सेज दैट डिसीजन मेकिंग होल्ड की to understanding the organization. Decision making hold the key to understanding the
ऑर्गेनाइजेशंस संगठनों को समझने की निर्णय प्रक्रिया एक कुंजी होती है। निर्णय प्रक्रिया संगठन को समझने की कुंजी होती है। महत्वपूर्ण सारांश होता है कि डिसीजन के माध्यम से आप ऑर्गेनाइजेशन को अंडरस्टैंड कर सकते हो। अकॉर्डिंग टू पीटर एफ डरकर का ये कहना है, एनी एक्टिविटी विच ऑपरेट बाय द मैनेजमेंट और बाय द मैनेजर एंड द एडमिनिस्ट्रेटर एज ए डिसीजन मेकिंग एक्टिविटी, प्रबंधक के द्वारा, नियंत्रक के द्वारा अथवा प्रशासक के द्वारा जो भी कार्य किया जाता है वह कार्य, वह क्रिया एक निर्णय प्रक्रिया होती है। चेस्टराई बर्नार्ड सेज दैट डिसीजन मेकिंग इज ए लिमिटेशन प्रोसेस ऑफ डिसीजन। निर्णय प्रक्रिया निर्णय लेने की प्रक्रिया को सीमित करती है। अकॉर्डिंग टू टेरी का ये कहना है, डिसीजन मेकिंग इज द लाइफ ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स। निर्णय निर्माण प्रशासकों का जीवन होता है। प्रशासक का जीवन ही निर्णय लेना होता है। एडमिनिस्ट्रेटर के द्वारा आजीवन निर्णय लिए जाते हैं। हेनरी फ्यूल स्टेट्स दैट द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इफेक्ट्स और बिलोंग टू अथॉरिटी, डिसीजन एंड ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ इनका कहना है, फ्यूल का ये कहना है कि निर्णय की प्रक्रिया सत्ता से संबंधित होती है, निर्णय से संबंधित होती है और संगठन से संबंधित होती है। इन सभी विद्वानों के इन पारिभाषिक अर्थों से या परिभाषाओं से यह निष्कर्ष निकलकर हमारे सामने आता है कि निर्णय प्रक्रिया फैमिली से लेकर संयुक्त राष्ट्र संघ तक एक अनिवार्य प्रक्रिया है। व्यक्ति अपने जीवन में आजीवन निर्णय लेता है, उसको निर्णय लेते ही रहना पड़ता है। इसलिए ये लाइफ टाइम चलने वाली एक प्रोसेस है जो ऑर्गेनाइजेशन में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है कि वह किस तरह से अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करेगा अथवा नहीं करेगा। नेक्स्ट, ये तस्वीर आपके सामने है और इस तस्वीर को आप गौर से देखेंगे कि यहाँ बहुत से पर्सन्स जो बैठे हुए हैं। बेसिकली जॉन एफ कैनेडी जो अमेरिकी प्रेसिडेंट हैं, अमेरिकी प्रेसिडेंट की एग्जीक्यूटिव कमेटी है। इसका मतलब बहुत से व्यक्ति यहाँ चिंतन और मनन की मुद्रा में हैं और सोच रहे हैं, विचार विमर्श कर रहे हैं। उनके द्वारा एक डिसीजन लिया जाना है। किसके बारे में? ड्यूरिंग द क्यूबन मिसाइल क्राइसिस इन 1962, 1962 के क्यूबा मिसाइल संकट के दौरान प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी विद एग्जीक्यूटिव कमेटी 1962 के क्यूबा मिसाइल संकट के दौरान क्या निर्णय लेना है अमेरिकी प्रशासन को, अमेरिका के राष्ट्रपति के द्वारा अपनी कार्यकारी समिति में निर्णय किया जा रहा है। इट मीन्स ये सिंबल है कि डिसीजन मेकिंग प्रोसेस ऑल ऑर्गेनाइजेशन विच इज प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन एंड पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन एंड द ह्यूमन लाइफ एज ए फैमिली, वहाँ निर्णय लेना पड़ता है। इसलिए निर्णय मानवीय जीवन से जुड़ी हुई प्रक्रिया होती है। नेक्स्ट, द मेजर फीचर्स, मुख्य विशेषताएं निर्णय की अथवा डिसीजन मेकिंग की मुख्य विशेषताएं क्या हैं, ये आपको ध्यान रखना है। पहली विशेषता है इट इज कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, जो ऑलरेडी मीनिंग में भी आपको व्यक्त किया गया है कि निर्णय लेना जितना आसान दिखाई देती है निर्णय की प्रक्रिया उतनी आसान नहीं होती है, क्योंकि निर्णय प्रक्रिया पर बहुत से तत्वों और कारकों का प्रभाव होता है। एक गलत निर्णय पूरी जिम्मेदारी और अकाउंटेबिलिटी तय करता है कि वह संगठन का भविष्य तय करता है, फ्यूचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन डिसाइड करता है। संगठन आगे बढ़ेगा या पीछे जाएगा, संगठन का पतन होगा या संगठन बुलंदियों को स्पर्श करेगा। नेक्स्ट, नंबर सेकंड फीचर्स इज दैट इन्वॉल्विंग द वेरियस स्टेप्स, डिसीजन केवल एक चरण की प्रक्रिया नहीं है, डिसीजन के स्टेप होते हैं। जैसे हायरार्किकल ऑर्गेनाइजेशन में मैंने बताया स्टेप बाय स्टेप, जैसे पदों का पद सोपान होता है, ऐसे ही डिसीजन के स्टेप्स होते हैं। वन एंड देन सेकेंड, स्टेप बाय स्टेप आपको डिसीजन लेना होता है। किसी प्रॉब्लम को सोल्व करने की स्टेप्स होते हैं, स्टेजेस होती हैं, जिनको फॉलो करके आप लास्ट कंक्लूजन पर पहुंच सकते हो या बेस्ट अल्टरनेटिव पर पहुंच सकते हैं। नेक्स्ट, थर्ड फीचर्स इज ए ह्यूमन एक्टिविटी, डिसीजन केवल ऑर्गेनाइजेशन और मैनेजमेंट की क्रिया ही नहीं है, एक मानवीय क्रिया भी है।
मेरे द्वारा, आप सबके द्वारा अपने जीवन के बारे में निर्णय किया जाता है। आपको कौन सी क्लास पढ़नी है, आपको साइंस लेना है, आपको कॉमर्स स्ट्रीम में जाना है, आपको सोशल साइंस स्ट्रीम में जाना है, आपको ग्रेजुएशन करना है, आपको पोस्ट ग्रेजुएशन करना है, आपको नौकरी करनी है, सामाजिक जिम्मेदारियों का निर्वहन करना है, आपको क्या करना है, पार्ट टाइम जॉब करना है। ये एक डिसीजन है जो बहुत से फैक्टर्स से प्रभावित होता है। इसलिए निर्णय व्यक्ति के जीवन से जुड़ी हुई प्रक्रिया है। इसलिए इसे इट इज़ कॉल्ड एज ए ह्यूमन एक्टिविटी, इसीलिए इसे एक मानवीय प्रक्रिया भी कहा जाता है। डिसीजन मेकिंग इट इज डायनेमिक प्रोसेस, डिसीजन मेकिंग इज ए डायनेमिक प्रोसेस। निर्णय निर्माण की प्रक्रिया एक गतिशील प्रक्रिया है। एक बार लिया गया निर्णय हमेशा लागू ऐसा जरूरी नहीं है। निर्णय को देश काल और परिस्थितियों के अनुसार चेंज किया जा सकता है, बदला जा सकता है। अचानक आप एक स्ट्रीम को छोड़कर दूसरी स्ट्रीम में चले जा सकते हैं। आप ग्रेजुएशन लेवल पर पॉलिटिकल साइंस को छोड़कर इकोनॉमिक्स ले लेते हैं, इकोनॉमिक्स को छोड़कर हिंदी लिटरेचर ले लेते हैं। कोई भी सब्जेक्ट आप चेंज कर लेते हैं। इसका मतलब आपने पहले क्यों नहीं किया, पहले का निर्णय गलत था। निर्णय प्रक्रिया एक गतिशील प्रक्रिया है जिसमें निरंतर बदलाव आता रहता है और आपको देश काल परिस्थितियों के अनुसार, सिचुएशंस के अनुसार, एनवायरनमेंट के अनुसार अपनी निर्णय प्रक्रिया को परिवर्तित भी करना होता है। नेक्स्ट फीचर्स इज दैट इट इज अफेक्टेड फ्रॉम वेरियस फैक्टर्स, यह अनेक कारकों और घटकों या तत्वों से प्रभावित होती है। आपका डिसीजन एज ए ह्यूमन सोशल एस्पेक्ट से, सोशल एनवायरनमेंट से, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट से, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट से, इकोलॉजिकल एनवायरनमेंट से, टेक्निकल एनवायरनमेंट से प्रभावित होता है। ऐसे ही एक एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा लिया जाने वाला निर्णय कि उसे कौन सी सर्विसेज और गुड्स को डिलीवर करना है, कौन सी सर्विसेज और गुड्स का प्रोडक्शन करना है, उसके लिए मार्केट कौन सा होगा, कंज्यूमर मार्केट का चयन किया जाएगा, कहाँ पर वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति आसानी से की जा सकती है अथवा उनके संगठन के द्वारा उत्पादित किया गया वस्तुएं और सेवाएं ज़्यादा मात्रा में सेल आउट हो सकती हैं। ये डिसीजन करता है बहुत से कारकों से प्रभावित होकर। इसलिए ये निर्णय करना कि एक संगठन कौन सा स्टेप उठाएगा, ये उन सब कारकों पर प्रभावित पड़ता है जो निर्णय की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। इसलिए निर्णय प्रक्रिया बहुत से तत्वों से प्रभावित भी होती है। डिसीजन आर मेड एट एवरी स्टेज, प्रत्येक स्तर पर निर्णय लिया जाता है। ये निर्णय की प्रक्रिया प्रत्येक स्तर पर होती है। ऑफ द ईच ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी प्रकार का संगठन हो, प्रत्येक प्रकार के संगठन में निर्णय लिए जाते हैं और ये प्रत्येक स्तर पर लिए जाते हैं। इसका मतलब नहीं कि टॉप मैनेजमेंट पर ही निर्णय लिए जाते हैं, नीचे भी निर्णय लिए जाते हैं, बेस लाइन पर भी लिए जाते हैं, सबऑर्डिनेट्स के द्वारा भी निर्णय लिए जाते हैं। डिसीजन की प्रक्रिया बहुत से कारकों पर निर्भर करती है, जैसे कि मैंने लाइन एजेंसी के दौरान भी आपको बताया था कि ऑक्सिलरी एजेंसी जो होती है वो सपोर्ट करती है और जो स्टाफ एजेंसी होती है वो स्पेशल इंफॉर्मेशन देती है, उसके द्वारा डिसीजन मेकिंग की प्रोसेस को प्रभावित किया जाता है। नेक्स्ट है चूजिंग, नेक्स्ट फीचर्स एंड लास्ट फीचर्स, चूजिंग ए बेस्ट अल्टरनेटिव। आपको एक सर्वश्रेष्ठ विकल्प का चयन करना होता है। मान लीजिए आपके पास 5 विकल्प होते हैं, इन पांचों विकल्पों में से आपको यह तय करना है कि बेटर और बेस्ट अल्टरनेटिव कौन सा है। इन पांचों में से एक जो सबसे सर्वश्रेष्ठ होगा उस अल्टरनेटिव का चयन करना डिसीजन प्रक्रिया का लास्ट स्टेप होता है जो आपको फॉलो करना था। इसलिए निर्णय प्रक्रिया की यह भी विशेषता है कि वह सर्वश्रेष्ठ विकल्पों में से एक का चयन करती है। नेक्स्ट, थ्योरेटिकल मॉडल्स ऑफ डिसीजन मेकिंग। निर्णय निर्माण की प्रक्रिया के मुख्य रूप से 8 सिद्धांत हैं। निर्णय निर्माण के कौन कौन से उपागम हैं? निर्णय निर्माण के इनको प्रतिमान कहा गया। बेसिकली बहुत से जो मॉडल्स होते हैं वो पॉलिटिकल मॉडल भी हैं, इकोनॉमिक मॉडल भी हैं, सोशल मॉडल्स भी हैं। यहाँ एक बेसिक फंडामेंटल के रूप में और आधारभूत बेसिक स्ट्रक्चर के रूप में उन मॉडल्स को शामिल किया गया है जो सामान्यतः डिसीजन मेकिंग की प्रोसेस को इफेक्ट करते हैं अथवा प्रभावित करते हैं। नंबर 1 इज रेशनल मॉडल। ये प्योर रेशनल मॉडल है, इसको तार्किकता का प्रतिमान कहा जाता है। यह मॉडल इस बात पर डिपेंड करता है कि एनी पर्सन इज ए रैशनल क्रिएचर। प्रत्येक व्यक्ति एक विवेकशील प्राणी होता है, इसलिए उसको अपना डिसीजन विवेकशीलता प्योर रैशनलिटी के बिहाफ पर लेना चाहिए। सेकेंड अप्रोच इज बाउंडेड रैशनलिटी मॉडल। दूसरा उपागम सीमित तार्किकता का मॉडल है, अर्थात व्यक्ति की रैशनलिटी का एक लेवल होता है
वह हमेशा उच्चतम नहीं होती, वो बहुत से कारकों का उस पर लिमिटेशन होता है, सीमाएं होती हैं, बैरियर होते हैं, इसलिए रैशनैलिटी बाउंडेड होती है, सीमित होती है, अनलिमिटेड नहीं होती, लिमिटेड होती है। थर्ड मॉडल इज इंक्रीमेंटलिज्म मॉडल। यह है वर्धिशील प्रतिमान है। इसका मतलब है कि विवेकशीलता का तीसरा प्रतिमान, निर्णय प्रक्रिया का तीसरा प्रतिमान इस विवेकशीलता के बढ़ते हुए स्वरूप पर निर्भर करता है कि जहां तार्किकता में अभिवृद्धि होती रहती है उसके हिसाब से हमें निर्णय लेना चाहिए। चौथा प्रतिमान है गार्बेज मॉडल, देन फिफ्थ मॉडल इज पार्टिसिपेटरी मॉडल, एंड देन नेक्स्ट मॉडल इज पब्लिक चॉइस मॉडल, देन नेक्स्ट मॉडल इज मिक्स स्कैनिंग मॉडल, एंड द लास्ट मॉडल इज ऑप्टिमम मॉडल। इष्टतम प्रतिमान, मिश्रित स्कैनिंग प्रतिमान, लोक चयन प्रतिमान, सहभागी प्रतिमान, गार्बेज प्रतिमान, वर्धिशील प्रतिमान, सीमित तार्किकता का प्रतिमान और विवेकशील प्रतिमान। ये 8 प्रतिमान हैं जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को प्रभावित करते हैं। इन 8 प्रतिमानों के बारे में हम चर्चा करेंगे स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहला प्रतिमान आज डिस्कस किया जाएगा और फर्स्ट मॉडल है रेशनल मॉडल। आइए रेशनल मॉडल के बारे में परिचर्चा करते हैं। द रेशनल मॉडल, व्हाट इज द रेशनल मॉडल? रेशनल मॉडल बेसिकली प्योर रैशनैलिटी पर डिपेंड करता है। इट इज आल्सो नोन एज क्लासिकल थ्योरी। इसे परंपरागत अथवा शास्त्रीय सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। ट्रेडिशनल थ्योरी के बारे में जो मैंने चर्चा की, क्लासिकल थ्योरीज की जो अजम्पशन थी, मान्यताएं थी, क्लासिकल थ्योरीज की 2 फीचर्स थी, वो सब विशेषताएं और मान्यताएं और बेस यहाँ पर भी अप्लाई होते हैं। इसलिए इसे इंस्ट्रूमेंटल अप्रोच और मॉडल भी कहा जाता है। इसे तकनीक उपकरणीय सिद्धांत भी कहा जाता है, प्रतिमान भी कहा जाता है। तीसरा है कि इसे इकोनॉमिक अप्रोच भी कहा जाता है। बेसिकली यह है इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स पर आधारित है। वी कैन से दैट द रेशनल मॉडल ग्राउंडेड ऑन इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स। तार्किकता प्रतिमान आर्थिक सिद्धांतों पर आधारित होता है जो कि बेसिकली इकोनॉमिक्स के माध्यम से संचालित होते हैं। देन द मेन सपोर्टर्स ऑफ दिस अप्रोच, इस उपागम के जो मुख्य समर्थक हैं उनमें टेलर, हेनरी फ्योल, वेबर एटसेट्रा। आर्थिक प्रतिमान अथवा विवेकशीलता प्रतिमान के मुख्य समर्थकों में टेलर, जो टेलरिज्म आपने पढ़ा, हेनरी फ्यूल, क्लासिकल एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरीज के बारे में चर्चा की गई, वेबर के मैक्स वेबर का जो वेबेरियन मॉडल ऑफ ब्यूरोक्रेसी था उसके बारे में भी हमने डिस्कशन किया। ये इसके प्रमुख समर्थक हैं। उनकी मान्यता ही सिद्धांत को या निर्णय निर्माण की प्रक्रिया को प्रभावित करती हैं। देन इकोनॉमिक प्रिंसिपल, ये आर्थिक सिद्धांत, कौन से आर्थिक सिद्धांत जो इकोनॉमिक्स में लागू होते हैं, उन आर्थिक सिद्धांतों के बारे में यहाँ चर्चा की गई है। इट्स थ्योरी डिपेंड्स ऑन 3 की फीचर्स। यह सिद्धांत 3 मुख्य तत्वों पर आधारित है। कौन कौन से 3 मुख्य तत्व हैं? यहाँ देखिए 3 की एलिमेंट्स, 3 आधारभूत घटक होते हैं जिनके ऊपर ही ये सिद्धांत संचालित होता है, जिनके आधार पर इस सिद्धांत को हम समझ सकते हैं। 3 की फीचर्स, नंबर 1 इज रिलेटिव वैल्यू, सेकेंड इज इफेक्टिवनेस एंड थर्ड इज इंक्रीमेंटल कंपैरिजन। पहला तत्व है रिलेटिव वैल्यू, सापेक्ष मूल्य, इफेक्टिवनेस प्रभावशीलता, एंड देन थर्ड इज इंक्रीमेंटल कंपैरिजन, वर्धिशील तुलना। सापेक्ष वैल्यू जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को रेफर करती है, अवसर लागत को स्थानांतरित करती है, अवसर लागत को अभिव्यक्त करती है। इफेक्टिवनेस जो आप डिसीजन लेते हैं उस डिसीजन का संगठन पर और व्यक्ति के जीवन पर, कार्मिकों पर, उत्पादन पर, संगठन के ऑब्जेक्टिव्स पर, एम्स पर क्या इफेक्ट होगा, इनको भी ध्यान में रखना है। और तीसरा है कि वर्धिशील तुलना, हमें मार्जिनल यूटिलिटी के हिसाब से डिसीजन लेना है। इट मीन्स यह इकोनॉमिक्स के सीमांत उपयोगिता के सिद्धांत पर आधारित प्रिंसिपल्स है। सीमांत उपयोगिता जहां मार्जिनल यूटिलिटी के अंतर्गत नेक्स्ट जो यूनिट होती है, जिस सर्विस और गुड्स को आप सेल आउट करना चाहते हो या परचेज करना चाहते हो, तो आपको मिनिमम कॉस्ट को मिनिमम करने के लिए और प्रॉफिट को मैक्सिमम करने के लिए प्रत्येक आगे वाली इकाई के लिए कम कीमत देनी होती है। अर्थात सीमांत उपयोगिता कुल उपयोगिता की तुलना में घटती हुई होती है, परंतु वास्तव में वह एक वर्धिशील प्रतिमान को स्थापित करनी चाहिए।
आपकी ऑर्गेनाइजेशन की कॉस्ट तभी मिनिमम हो सकती है जबकि आप तुलनात्मक रूप से मार्जिनल यूटिलिटी को ध्यान में रखते हैं। 3 की फीचर्स हैं जिनके ऊपर ही इस सिद्धांत का संचालन किया जाता है। बेसिकली यह थ्योरी इस बात पर ज़्यादा बल देता है, हाउ विल टेक डिसीजन, हमें निर्णय कैसे लेंगे, हमें निर्णय कैसे लेने चाहिए, हाउ वी कैन शुड बी और हाउ वी कैन टेक डिसीजन, हम निर्णय कैसे ले सकते हैं, शुड बी डिसीजन, निर्णय लेने चाहिए, इस बात पर बल देता है। ये बेसिकली मोरलिटी की बात कहता है, नैतिकता की बात कर, व्हाट इज द स्टेटस ऑफ डिसीजन इसकी बात नहीं कहता है, निर्णय कैसा होना चाहिए इसके बारे में ये अभिव्यक्त करता है। देन द स्टेप्स ऑफ डिसीजन मेकिंग या रैशनल डिसीजन मेकिंग थ्योरी, विवेकशील प्रतिमान निर्णय प्रतिमान के कौन से चरण हैं जो निर्णय तक पहुंचने में आपकी हेल्प करते हैं। व्हाट आर द स्टेप्स according to rational theory? 5 steps. According to rational theory, a decision depend on 5 steps. एक निर्णय 5 चरणों पर आधारित होता है। कौन से 5 चरण हैं? नंबर 1 इज पिन पॉइंटिंग द प्रॉब्लम एंड आइडेंटिफाइंग कॉजेज। समस्या के मूल कारण क्या है, उस समस्या की जड़ क्या है उसको पहचानना होगा। उस समस्या के वास्तविक कारण क्या है, उस कारणों तक हमें पहुंचना होगा। तो सबसे पहली स्टेप ये है, डिसीजन लेने से पहले डिसीजन लेने वाले समूह को ये जानना होगा कि समस्या के आधार घटक क्या हैं, उस समस्या के उत्पन्न होने के पीछे कारण क्या है, उन कारणों के बारे में परिचर्चा करनी होगी। दूसरी स्टेप है फॉर्मुलेटिंग एक्शन अल्टरनेटिव्स। वो अल्टरनेटिव हमें निर्माण करने होंगे, इसका मतलब हमें संभावित विकल्प तलाशने होंगे। एक विकल्प नहीं, बहुत से विकल्प हो सकते हैं। इस समस्या का निदान का क्या क्या विकल्प हो सकता है, इस समस्या समाधान के कौन कौन से तरीके हो सकते हैं, उन तरीकों को हमें टेंटेटिव एज ए टेंटेटिव अल्टरनेटिव्स के बारे में हमें सोचना होगा। उन अल्टरनेटिव्स का क्रिएशन करना होगा, फॉर्मेशन करना होगा, उनको स्थापित करना होगा। देन थर्ड स्टेप चूजिंग द बेस्ट वन अल्टरनेटिव। इन सब विकल्पों में से एक बेहतर विकल्प को हमें चुनना होगा। मान लीजिए 5 विकल्प अगर समस्या के हमारे पास सामने 5 टेंटेटिव अल्टरनेटिव्स हैं तो हमें 1 बेस्ट अल्टरनेटिव का चयन करना होगा। तो व्हाट इज द बेस्ट अल्टरनेटिव, कौन सा प्रतिमान श्रेष्ठ होगा, यह निर्णय की तीसरी स्टेप पर हमें तय करना है और बेस्ट अल्टरनेटिव को चेंज करना है, उसको फॉलो करना है, अपनाना है। देन फोर्थ स्टेप इम्प्लीमेंटिंग द डिसीजन। जब आपने बेस्ट अल्टरनेटिव का चेंज कर लिया तो उसके बाद उस अल्टरनेटिव को आपको अप्लाई करना होगा, उसको लागू करना होगा। इम्प्लीमेंटिंग द डिसीजन, निर्णय को लागू करना। अब आपने निर्णय टेकअप कर लिया है, निर्णय ले लिया है, इस निर्णय को आपने लागू कर दिया है। अब निर्णय लागू करने के बाद 5वीं स्टेप है, इसका मतलब निर्णय लेने तक ही निर्णय प्रक्रिया समाप्त नहीं होती है, अपितु उसके आगे भी होती है। यहाँ देखिए इवैल्यूएटिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ डिसीजन, हमें उस निर्णय की प्रभावशीलता का मूल्यांकन भी करना है ताकि आगे डायनेमिक प्रोसेस के रूप में हम निर्णय प्रक्रिया में कोई परिवर्तन करना है अथवा बदलाव करना वो कर सकें। इसलिए जो निर्णय आपने लिया है उस निर्णय को अप्लाई करने के बाद उस निर्णय का क्या इफेक्ट बाहर आता है और उसकी प्रभावशीलता क्या रही है, क्योंकि मैंने बताया कि ये जो सिद्धांत है बेसिकली 3 की फीचर्स पर डिपेंड होता है, जहाँ रिलेटिव वैल्यू की बात कही गई है, सापेक्ष मूल्य की बात कही, इफेक्टिवनेस प्रभावशीलता की बात कही गई है। तो प्रभावशीलता किस स्तर तक की है, क्या उसमें इंक्रीज किया जा सकता है, उसको बढ़ाया जा सकता है, अथवा उसमें कोई कमी रह गई है या वह ठीक है, इसका हमें मूल्यांकन करना है। ये 5वां स्टेप है। 5 स्टेप्स के माध्यम से रैशनल मॉडल की सहायता से डिसीजन लिया जाता है।